Good morning, everyone. Good morning, everyone. This is Supriya Prabhu from Khairnagar Municipal Secondary English School. आज आपण पाहणार आहोत भाग 4 15वा लेसन आहे खरा नागरिक. ह्यावर आपण रिव्हिजन घेत आहोत. सुहास बारटक्के हे जे लेखक आहे त्यांनी आपल्याला बहुमूल्य नीतिमूल्य दिलेले आहे. त्यावर आपण डिस्कस करणार आहोत. प्रथम आपण प्रस्तावना पाहू. प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार म्हणजे हे सुहास बारटक्के आहेत. ते प्रसिद्ध लेखक आणि पत्रकार आहेत. वडापाव, कोकणातल्या आडवाटा, कोकणातली देवालये, कोकण निसर्गयाग, सात मयुराची इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध. किशोर लोकनाट्य, भटकंती, वसंत या मासिकामधून विपुल लेखन, उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त. म्हणजे हे सगळे त्यांचे लेखन आहे आणि ते उत्कृष्ट बाल साहित्य पुरस्कारसुद्धा त्यांना प्राप्त झालेले आहे. प्रस्तुत पाठात लेखकाने शालेय विषय अभ्यासताना ते फक्त अभ्यासायचे नसून त्यातील मूल्ये आचरणात आणायची असतात. हे निरंजनच्या व्यक्तिरेखेतून स्पष्ट केले आहे. निरंजनने दाखवलेले प्रसंगावधान उल्लेखनीय आहे. म्हणजे इथे आपल्याला ह्या पाठामधून काय शिकायचं आहे, की नीतिमूल्य हे फक्त आपल्याला फक्त अभ्यास नाही करायचा आहे, ते आपल्याला आचरणात आणायचं आहे. म्हणजे काय, हमको क्या करना है, जो हम लेसन पढ़ते हैं, रीड करते हैं और सिर्फ़ बाय हार्ट करने का और एग्ज़ाम में आंसर देना और छोड़ देना, ऐसा नहीं है। जो भी हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसको हमको एक्चुअल लाइफ़ में आत्मसात करना ज़रूरी है। ओके, तो ये जो चीज़ है, निरंजन एक लड़का है, उसके ज़रिए से हमको ये सारी बातें बताए हैं। निरंजन आज भल्या पहाटेस उठून अभ्यासाला बसला होता. अ, भल्या पहाटे यानी की नुकतेच तांबडे फुटण्याच्या वेळेला यानी की अर्ली मॉर्निंग ॲट द क्रॅक ऑफ डाउन उठून अभ्यासाला बसला होता. म्हणजे क्या है कि निरंजन अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ाई करने के लिए बैठा है. आज शेवटचा नागरिक शास्त्राचा पेपर म्हणजे आज का लास्ट पेपर था नागरिक शास्त्र का. तो झाला की संपलीच परीक्षा. इतिहास, भूगोल आणि नागरिक शास्त्र तिन्ही विषयांचा केवढा अभ्यास करावा लागतो. त्यात हे नागरिक शास्त्र जरा अवघडच. म्हणजे काय कि ये 3 सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, वो उसमें बहुत पढ़ाई करना रहता है और उसमें भी नागरिक शास्त्र जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. पहाटेची सकाळची वेळ अभ्यासायला योग्य असते. हा भडसावळे गुरुजींनी दिलेला सल्ला अगदी योग्य होता. मीन्स व्हाट कि जो अर्ली मॉर्निंग में सुबह के वक़्त का जो टाइम है पढ़ाई करने के लिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है. वो जो सलाह है, जो डिसीज़न है, किसने दिया था? भडसावले गुरुजी, वो उनके गुरुजी थे. सकाळच्या टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरणात सल्ला मीन्स शिकवण, उपदेश, ॲडवाईस. ओके. सकाळच्या टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरणात अभ्यास खूप छान होतो. म्हणजे काय, सकाळी कसं फ्रेश असतो ना, आपण टवटवीत असतो, प्रसन्न होतो. आपली पूर्ण झोप झालेली असते. त्यावेळेला आपलं वातावरण अभ्यास करायला खूप छान असतं. जब हम सुबह में उठते हैं, तो पूरी नींद होकर हम उठते हैं, तो हम फ्रेश रहते हैं. तो हम जो भी पढ़ाई करते हैं, तो वो अच्छा से ध्यान में आता है. शरीर हे पुरेशा विश्रांतीमुळे ताजंतवानं बनलेलं असतं. प्रसन्न वातावरणामुळे मन हे अभ्यासात चटकन लागू शकतं. ये सारी चीज़ किसने बताया था? भरसावले गुरुजी ने बताया था. किसको? निरंजन को, कि अर्ली मॉर्निंग सुबह में उठ के ही हम पूरे विश्रांति लेके फ्रेश हो जाते हैं, तो उस समय हम जो भी पढ़ाई करते हैं, वो तुरंत दिमाग में चला जाता है.
हवेत सुखद गारवा असतो. म्हणजे काय? जी सकाळची जी गारवा असते, जी हवा असते खूप गार असतो. सुखद, सुखावणारा, आल्हाददायक, प्लेझिंग. देन गारवा. गारवा मीन्स थंड वातावरण, कूलनेस, चिल. देन दुरून एखादी भूपाळी किंवा भूपाळी मीन्स क्या? एक राग का नाम है. एक भूपाळी किंवा रेडिओवरचं आवडतं भक्तिगीत ऐकू येत असतं. यानी की दूर से कोई भूपाली राग से जो रेडिओ पर भक्ति गीत है, वो सारी चीज सुने को आता है. ते नसेल तर पक्ष्यांचं सुमधुर संगीत साथीला असतातच. सुमधुर मीन्स अतिशय गोड, वेरी स्वीट. तो ये सारे संगीत जो है उस समय अगर वो भी नहीं रहा, भक्ति गीत वो रेडियो पर नहीं रहा, सुनने नहीं आया, फिर भी पंछियों का जो किलबिलाट है वो सुनाई देता है. अशा आल्हाददायक वातावरणात संस्कृतचा एखादा श्लोक चटकन पाठ होतो. उस समय मॉर्निंग में अगर हम पढ़ाई किया तो उस समय का वातावरण बहुत ही अच्छा रहता है और एकदम अ, फ्रेश रहता है और उसी समय जो भी कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बताया कि संस्कृत. तर जो संस्कृतमधला श्लोक, तो श्लोक पटकन बाय हार्ट होऊन जातो. एरवी न कळलेलं गणित चटकन कळतं. त्याची रीत ही लक्षात राहते. हा निरंजनचा अनुभव. त्यामुळेच भरसावळे गुरुजींचा हा सल्ला त्याला मोलाचा वाटे. ये सारे एक्सपीरियंस निरंजन का है कि कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, संस्कृत हो, मैथ्स हो, ये सारी चीज़ तुरंत दिमाग में चला जाता है। वो प्रत्यक्ष वो एक्सपीरियंस निरंजन ने लिया था और जो एडवाइस किसने दिया था, बरसावले गुरुजी ने दिया था, इसीलिए उनको वो अच्छा डिसीज़न उनको पसंद आया। क्योंकि उन्होंने निरंजन ने खुद एक्सपीरियंस लिया था। निरंजनची गुरुजींवर अपार श्रद्धा होती. अपार श्रद्धा म्हणजे प्रचंड विश्वास, एक्स्ट्रीम फेथ, हाय लेव्हल ऑफ ट्रस्ट. तसं गुरुजींचाही निरंजनवर खूप प्रेम होतं. तो त्यांचा लाडका विद्यार्थी होता. कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा आणि अभ्यासही. म्हणजे काय, कि निरंजन ने गुरुजी पर अपार श्रद्धा यानी कि जो भी गुरुजी बोलते थे उनके ऊपर फुल फेथ रखते थे. देन तसं गुरुजींचंही निरंजनवर खूप प्रेम होतं. मीन्स क्या कि गुरुजी भी निरंजन के ऊपर बहुत प्रेम करता था. क्यों? तो त्यांचा लाडका विद्यार्थी होता कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा आणि अभ्यासही. क्योंकि जो गुरुजी बोलते थे वो वैसे ही फॉलो करते थे. जो भी काम बोलते थे वो तुरंत करते थे और पढ़ाई भी पूरी करता था. या जगात त्याचं असं कोणी नव्हतंच. दूर-दूरच्या नात्यातल्या एका मावशीच्या घरी चिपळूण शहरलगतच्या एका उपनगरात तो रहायचा. यानी कि वो निरंजन का उसका कोई नहीं था, लेकिन वो किसी दूर के रिलेटिव्स के घर पे यानी कि मौसी के घर पे चिपळूण नामक गाँव है, उस शहर के दूसरा शहर छोटा शहर होता है उसमें रहता था. गावापासून दूर डोंगराच्या पायथ्याशी हे मावशीचं घर होतं. म्हणजे काय डोंगराच्या पायथ्याशी आणि जो पहाड के नीचे वो गाँव मौसी का घर था. आई-वडील लहानपणीच वारले. काही दिवस मामाने सांभाळ केला आणि मग कामासाठी म्हणून चिपळूणला आणलं. फिर निरंजन के माँ-बाप बचपन में ही ऑफ हो गए थे, इसीलिए उन्होंने मामा ने उसका थोड़ा संभाल किया. उसके बाद उन्होंने काम के लिए चिपळूण में लेके आए. या मावशीकडे आणून सोडलं आणि तोही मुंबईला निघून गेला तो कायमचा. उसके बाद मौसी के घर पे उन्होंने मामा ने छोड़ दिया. उसके बाद वो मुंबई के लिए हमेशा के लिए चले गए. जाताना मोलाचा सल्ला मात्र देऊन गेला. रडत बसू नको. शेण, गोठा वगैरे जी पडतील ती सारी काम कर. मावशी देईल ते खा आणि इथेच राहा. मावशी तुला शाळेतही घालणार आहे. फिर जाते-जाते वो मामा ने क्या कहा कि रोते नहीं बैठना है, जो भी गोबर तबेले में जो भी काम आता है उसे करना है और मौसी जो भी देती है उसको खा के वैसे ही रहना है और मौसी तुमको स्कूल में भी डालने वाली है.
मामा गेला तो पुन्हा परतला नाही. मात्र लहानगा निरंजन मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचा. मामा फिर मुंबई चला गया और कभी नहीं आया. लेकिन मौसी के घर में ये जो निरंजन है वो प्रामाणिक रूप से काम करता था. घरातल्या सर्वांशी त्याने जमवून घेतलं आणि शाळेत नाव दाखल केलं. मावशीची परिस्थिती यथातथाच असल्याने निरंजन वार लावून जेवायचा. उसके बाद वो जो निरंजन था वो सबसे मिल-जुल कर रहता था और उसके बाद मौसी ने उसको स्कूल में भी दाखिल किया. देन मावशीची परिस्थिति यानी कि मौसी का परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी, वो भी गरीब थी और इसीलिए उन्होंने वार लगाना मतलब क्या एक दिन एक के घर पे खाना खाएगा दोपहर का, उसके दूसरे दिन दूसरे के घर पे खाना खाएगा, इस तरह वार लगाते हैं. तो ऐसे निरंजन को वार लगाया हुआ था खाना खाने के लिए. पहिल्याच वर्षी त्याची अभ्यासातली प्रगती पाहून बडसावळे गुरुजींनी त्याला थोर मोठ्यांच्या घरी वार लावून दिले. यानी कि ये जो बरसावली गुरुजी ने उनका फर्स्ट ईयर में ही उसका तरक्की देखकर, प्रगति देखकर प्रगति मीन्स भरभराट, उत्कर्ष, प्रोग्रेस, गुड परफॉर्मेंस. सो ये सारी चीज़ देखकर उन्होंने क्या किया, बड़े लोगों के घर पे खाने का वार लगाया. दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुणा म्हणून जेवायला जायचा, मग तिथूनच शाळेत. यानी कि वो हर रोज़ दोपहर में निरंजन के घर में ऐसा गेस्ट करके वो खाना खाता था, देन वो स्कूल जाता था. संध्याकाळी मात्र मावशीकडे जे काही मिळेल त्यावर राहायचा. बाद में शाम के समय मौसी के घर में जो भी मिलता था, वो लेकर वो चुप रहता था. सकाळी लवकर उठून घरातली गोठ्यातली सारी कामं आटपून अभ्यासाला बसायचा. गुरुजीवर श्रद्धा ठेवायला आणि परीक्षेत पहिला नंबर पटकावायचा. यानी कि वो अर्ली मॉर्निंग में उठकर सारी जो भी काम रहता था तबेले के अंदर, गोठे के अंदर जो भी काम रहता था, वो सारी चीज़ करता था. उसके बाद ही वो पढ़ाई के लिए बैठता था और उनका निरंजन का गुरुजी के ऊपर बहुत श्रद्धा था और हमेशा स्कूल में एग्ज़ाम में फर्स्ट नंबर आता था. त्याच्या वह्या, पुस्तकांचा खर्च बडसावळे गुरुजीच करायचे. गुरुजींनी त्याला सांगितलं, की "जोपर्यंत तुझा पहिला नंबर आहे, तोपर्यंतच मी सारा खर्च करीन आणि वारही लावून देईन." अ, ये जो गुरुजी है, भरसावले गुरुजी है, उन्होंने निरंजन को कहा कि तुम्हारा सब खर्चा यानी कि टेक्स्ट बुक, नोटबुक का जितना भी खर्चा है वो सब मैं करूँगा और जब तक तू फर्स्ट नंबर आएगा तब तक मैं तेरा सारे एजुकेशन का खर्चा उठाऊँगा और तुम्हारा वार लावून देंगे यानी कि दोपहर का खाना खाने का जो इंतज़ाम भी मैं करूँगा. नाहीतर नाहीतर गुरुजींचं हे वाक्य लक्षात ठेवून निरंजन इस तरह आप देख सकते हो कैसे पढ़ाई करता था और वो कैसे पूरे काम करता था. 1 सेकंड. नाहीतर नाही. गुरुजींचं हे वाक्य लक्षात ठेवून निरंजन झटून अभ्यास करायचा. इसीलिए अ, वो अगर वो पूरी तरह से पढ़ाई नहीं किया, तो वो क्या करने वाले हैं कि उसको आगे ये सारी चीज़ खर्चा नहीं उठाएँगे और खाना भी उसको देंगे नहीं। ऐसे वार भी नहीं लगाएँगे। इसीलिए वो पूरा अलर्ट रहता था और हमेशा वो अच्छा से पढ़ाई करता था और हर बार फर्स्ट नंबर आता था. आज नागरिकशास्त्राचा अभ्यास करत असताना आधीचे सगळे पेपर्स चांगले गेले असल्याने तो मनोमन खुश होता. नागरिकांची कर्तव्य कोणती? उत्तम नागरिक कुणाला म्हणावे? लोकसभा म्हणजे काय? ग्रामपंचायतीचा प्रमुख कोण असतो? साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे त्याला धडाधड येत होती. यानी कि आज नागरिक शास्त्र का आखिरी पेपर था और वो बहुत खुश था क्योंकि उसने पूरी पढ़ाई कर चुके थे. मतलब नागरिकांची कर्तव्ये नागरिकांची कर्तव्ये कोणती? उत्तम नागरिक कोणाला म्हणावे? लोकसभा म्हणजे काय? ग्रामपंचायतीचा प्रमुख कोण असतो? ये सारे जो क्वेश्चन है उसके पूरे आंसर उसको बाय हार्ट आता था और अभ्यास करता-करता किती वेळ लोटला कुणास ठाऊक. निरंजन ताडकन उठून उभा राहिला.
यानी कि पढ़ते-पढ़ते वो इतना धुंध हो गया कि उसको समय का ध्यान ही नहीं था और वो तुरंत वो उसको पता चलता है कि बहुत टाइम हो चुका है, अभी उठना है. 9 वाजून गेले होते, यानी की 9 बीत चुके थे. 10:30 ची परीक्षा, यानी की 10:30 बजे की पेपर था. त्याआधी देशमुखांकडे जायचं होतं. केवढं तरी लांब चालायचं होतं. भराभर आवरून तो निघाला. यानी कि 9 बजे की 9 बज चुके थे और 10:30 बजे का पेपर था। उससे पहले उसको देशमुख के घर जाना था, यानी कि उसको दोपहर का खाना खाना था। देन उसको बहुत चलना था और उसको तुरंत ये सब तयारी करना था. मावशीचं घर गावाबाहेर डोंगरा पायथ्याशी. मध्ये एक नदीही लागायची. पूर्वी ही नदी पाण्यात उतरूनच चालत-चालत पार करायला लागायची. यानी कि मौसी का घर जो है वो पहाड़ के नीचे था और उनको एक नदी भी मिलती थी, उसे उसमें पानी से ही उनको चलकर वो नदी पार करना पड़ता था. परंतु आता कोकण रेल्वे आल्याने रेल्वेचा छान पूल नदीवर आला. उसके बाद कोकण रेल्वे स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर वो नदी के ऊपर ब्रिज बन गया, इसीलिए वो नदी पार कर पाते थे. पुलाच्या एका बाजूने लोकांसाठी लोकांसाठी पायवाट ही ठेवली होती. यानी कि वहाँ पर पुल के बाजू में लोगों को आने-जाने के लिए फुटपाथ था. या पुलामुळं आता जाणं-येणं सोपं झालं होतं. निरंजन अभ्यासाची मनातल्या मनात उजळणी करत झपाझप चालला होता. झपाझप मतलब भराभर चालणे, जलद, वॉकिंग फास्ट, स्विफ्टली, ब्रिस्कली. तो इस तरह वो हम लोग क्या करते हैं जब पढ़ाई हम लोग बाय हार्ट करते हैं तो वो मन में रिवाइज़ करते हैं, मन ही मन में. वैसे वो रिवाइज़ करते-करते फटाफट चल रहा था. वाटेत त्याला भला मोठा दगड पडलेला दिसला. कोणीतरी कामासाठी घेतला असेल आणि पुन्हा तसाच ठेवून दिला असेल. तो रास्ते में उसको एक बड़ा पत्थर मिला और किसी ने यूज़ करने के लिए वो लिया होगा और उसको वहीं पर रास्ते पर ही रखकर चला गया होगा. निरंजनने तो दगड उचलून बाजूला ठेवला. त्याला लोकांच्या या बेफिकर प्रवृत्तीचा भयंकर राग येई. बेफिकर प्रवृत्ती बेफिकर मीन्स बेपर्वा, केअरलेस, नेग्लिजेंट. प्रवृत्ती, प्रवृत्ती मीन्स स्वभाव, वर्तन, एटीट्यूड, नेचर. सो ये सारे स्वभाव है, बेपरवाह स्वभाव है, वो उसके बहुत गुस्सा आया उनको, निरंजन को बहुत ही गुस्सा आया. तुम्ही विसरलात, पण दुसरा ठेचकाळून जीवाला मुकतो त्याचं काय? असंच त्याचं म्हणणं. ठेचकाळून मीन्स ठेच लागून, धडपडून, स्ट्राइकिंग वन्स फूट अगेंस्ट स्टोन. इस ओके. सो इस अगर किसी ने वहाँ पर अगर पत्थर रखा और कोई उसका ध्यान में नहीं रहा तो वो गड़बड़ाकर वो गिर के उसको दुःखपात हो सकता है. ऐसे उसको निरंजन को गुस्सा आता है कि इस तरह बेपरवाह लोगों के ऊपर उसे गुस्सा आता है. निरंजन पुलावर पोहोचला तेव्हा 9:30 वाजून गेले असावेत. आता 9:50 ची गाडी येईल. धडाधड आवाज करत दिमाखात पुलावरून जाईल. दिमाखात, रुबाबात, ऐटीत, इन स्टाईल, ग्रेसफुली, विथ पॉम्प. ओके. तो 9:30 जब वो निरंजन चल रहा था उस समय 9:30 बज चुका था और 9:50 का गाड़ी आने वाली थी. कैसे आएगी वो? धडाधड आवाज करते आएगी. ही कोकण गाडी किती छान दिसते, पण दिसते न दिसते तोच लगेच बोगद्यात शिरते. काय मजा येत असेल नाही गाडीतून जायला? आपणही मोठं झाल्यावर गाडीतून फिरू, या विचाराने तो हुरळून गेला. तोच त्याचं लक्ष डाव्या बाजूस रुळाखाली पडलेल्या भल्या मोठ्या भगदाडाकडे गेलं. भगदाड मीन्स मोठे भोग, मोठे खड्डा, अ लार्ज अनइवन होल इन अ वॉल. सो यहाँ पे जैसे वो जब गाड़ी आती है तो उसको इमेजिन करता है कितना अच्छा लगता होगा वो कोकण गाड़ी. और जैसे ही वो आते हैं दिखने से पहले ही पूरी तरह दिखने से पहले ही वो बोगदा में गुफ़ा इसमें चला जाता है, बोगदे में चला जाता है. कितना मजा आता होगा उस गाड़ी में. आपणही मोठा झाल्यावर गाडीतून फिरू या विचाराने, यानी कि वो ऐसा सोचता है कि अब हम बड़े होंगे तो हम भी इसी तरह गाड़ी में घूमेंगे. ऐसे वो खुशी खुशी का वो इमेजिन कर रहा था.
उस उसी समय उसको ऐसा नज़र आता है कि रोल के पटरी के नीचे एक बड़ा खड्डा देखा उन्होंने. "ए छिद्र कसलं?" "छिद्र, भोक, होल." रोज नसतं बुवा असं म्हणत त्यानं जवळ जाऊन पाहिलं तो कोणीतरी काँक्रीट फोडून रेल्वेचे काँक्रीट मतलब सिमेंटचा कोबा काँक्रीट रोड वेडेवाकडे करून ठेवल्याचं त्याच्या ध्यानी आलं. निरंजनला आश्चर्य वाटलं. तो किसी ने जानबूझकर वहाँ पर कंक्रीट को होल करके रखा था, ऐसे उसको समझ में आता है और उसको आश्चर्य होता है निरंजन को. रात्री 2 वाजता गाडी इथून जाते. त्यानंतर पहाटेच कोणीतरी हा उपद्व्याप जाणीवपूर्वक केला असावा. मतलब रात को 2 बजे की लास्ट गाड़ी रहती है, देन उसके बाद ही किसी ने इस तरह के हरकतें किए होंगे. उपद्व्याप मीन्स घोटाळा, त्रासदायक त्रासदायक कृती, ट्रबलसम ॲक्टिव्हिटी, मिसचिफ, जाणीवपूर्वक मीन्स मुद्दामून, डेलिबरेटली. आता प्रवाशांनी भरलेली 9:50 ची गाडी येईल. निरंजन एकदम सावध झाला. गाडी आली तर भयंकर अपघात होईल, हे त्याच्या लक्षात आलं. अपघात मीन्स ॲक्सिडेंट, दुर्घटना. निरंजन नागरिकशास्त्राचा पेपर देशमुखांकडचं जेवण सारं विसरला. तो उसके दिमाग में आता है कि अभी 9:30 बज चुके हैं, अभी थोड़ी समय में 9:50 होगी और एक गाड़ी आएगी 9:50 की। अगर वो गाड़ी आ गई तो कितना बड़ा हादसा होगा, अपघात होगा और ये उसके दिमाग में आता है और वो सारी चीज़ भूल जाता है कि मेरा आज नागरिक शास्त्र का पेपर है, देशमुख के घर पे खाना खाना है। ये सारी चीज़ भूल जाता है. त्याच्या डोळ्यासमोर धाड-धाड आवाज करत येणारी रेल्वे गाडी दिसू लागली. उसके नज़र के सामने एक ही दिखने लगा कि धाड़-धाड़ करके अभी रेल्वे गाडी आ जाएगी. बसवणार आवाज आणि लोकांच्या किंकाळ्या कानात घुमू लागल्या. कानठळा बसवणारा आवाज मीन्स क्या? कान बधीर होतील असा प्रचंड मोठा आवाज. पिअर्सिंग, डेफनिंग साउंड. किंकाळ्या मीन्स आक्रोश, मोठ्याने आरडा-ओरडा, स्क्रीमिंग क्राइज़. तो इस तरह अगर दुर्घटना हो गया तो किस तरह की कितना बड़ा आवाज़ आएगा और कितने सारे लोगों की चीखने की आवाज़ आएगी. स्टेशन इथून खूप दूर होतं. 3-4 किलोमीटर तिथपर्यंत सांगायला जायचं तर परीक्षा बुडणार होती. यानी कि स्टेशन बहुत दूर था, 3-4 किलोमीटर था और वहाँ तक पहुँचूँगा तो परीक्षा मिस हो जाएगी. मग नापास. भडसावळे गुरुजींची मदत बंद. शिक्षणही बंद. रेल्वेने फिरायचं स्वप्न अपुरंच राहणार होतं. परंतु मन मानायला तयार नव्हतं. त्याने क्षणभर विचार केला आणि स्टेशनच्या दिशेने धाव घेतली. तो स्टेशनात शिरला तेव्हा 9:50 ची गाडी नुकतीच आली होती. आता 5 मिनिटातच ती सुटणार होती. यानी कि वो जैसे ही उसके दिमाग में आता है कि अभी अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा, स्टेशन में जाऊँगा, तो क्या होगा मेरा पेपर मिस हो जाएगा और मैं फेल हो जाऊँगा और बरसावले गुरुजी का जो मदद है वो भी बंद हो जाएगी और एजुकेशन भी बंद हो जाएगा और मेरा जो सपना है कि रेलवे में घूमने वाला हूँ, वो सारी चीज़ मुझे खो देना पड़ेगा. इसीलिए वो त्याने क्षणभर विचार केला, लेकिन उन्होंने फिर से दिमाग में लाया कि पहले मुझे स्टेशन में जाना ही होगा और वहाँ पर वो जैसे ही भागते-भागते स्टेशन पे पहुँचा तो वहाँ पर 9:50 की गाड़ी वहाँ पर जस्ट आ चुकी थी. आता 5 मिनिटातच ती सुटणार होती. मीन्स अभी सिर्फ 5 मिनिट्स के अंदर वो गाड़ी छूटने वाली थी. निरंजनने धावतच स्टेशन मास्तरांना गाठलं. त्यांना पुलावरच्या खराब झालेल्या रुळाबद्दल सांगितलं. पण ते त्यांना खरंच वाटेना. लेकिन निरंजन ने क्या किया, भाग-भाग कर स्टेशन मास्टर जो टीसी है वहाँ पर वो गए और उन्होंने पुल पुल के यहाँ पे जो गड्ढा है वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है, बट उनको उसके ऊपर यकीन नहीं आता है. और आखिर निरंजन ने आर्जव केली की निदान निदान मीन्स फक्त कमीत कमी ॲट लीस्ट निदान पाहून आल्याशिवाय तरी गाडी सोडू नका.
तो वो रिक्वेस्ट करता है निरंजन कि एटलीस्ट आप वो वहाँ पर जाकर देखो, उसके बाद ही आप गाडी छोडो. मी खोटं बोलत असेन तर मला पोलिसांच्या ताब्यात द्या. एवढं बोलल्यावर स्टेशन मास्तरानंही त्याच्या बोलण्यात तथ्य वाटू लागलं. यानी कि वो निरंजन बोलता है कि मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो मुझे पुलिस के हाथों में दे दीजिए. लेकिन उतने में वो स्टेशन मास्टर को उसके ऊपर यकीन होने लगता है. उगाच धोका नको म्हणून गाडी थांबवायला सांगून ते पुलाकडे निघाले. निरंजनने नेमकी जागा दाखवली. फिर वहाँ पर कोई घटना न हो इसीलिए वो स्टेशन मास्टर रेडी हो जाता है और उसके साथ चला जाता है और वहाँ पर जहाँ पर वो गड्ढा था वो सारी चीज़ निरंजन दिखाता है. फारच भयंकर, कल्पना करता येणार नाही. असा भयंकर अपघात झाला असता. स्टेशन मास्तरांनीही लगेचच गाडी दीर्घकाळ थांबवण्याचा आदेश दिला आणि ते या घटनेचा पंचनामा करायला लागले. दीर्घकाळ मीन्स खूप वेळ, फॉर अ लाँग पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पर वो स्टेशन मास्टर देखते हैं तो उनको भयंकर जो स्थिति है वो सामने दिखती है और वो स्टेशन मास्टर गाड़ी को बहुत देर तक रुकने के लिए बोलते हैं, आदेश देते हैं. घटनेचं गांभीर्य मीन्स गंभीरपणा, सीरियसनेस, गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सारे अधिकारी तत्काळ त्या ठिकाणी जमा झाले. यानी कि बड़े-बड़े जिलाधिकारी हैं जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं उस प्लेस पर जमा होते हैं. पहिली खबर देणारा म्हणून निरंजनलाही थांबावं लागलं. यानी कि फर्स्ट जो खबर किसने दिया था? निरंजन ने दिया था, इसलिए उसको वेट करना पड़ा. एवढा मोठा अपघात त्याच्या चाणक्षपणामुळे टळला म्हणून त्याचं कौतुकही झालं. चाणक्षपणा यानी की चतुराई, दक्षपणा, क्लेव्हरनेस, इंटेलिजन्स. टळला यानी की घडला नहीं. अवॉइडेड, प्रिवेंटेड, स्टॉप फ्रॉम हैपनिंग. सो ये जो उन्होंने चाणक्षपणा दिखाया, चतुराई दिखाई, इसके लिए ये बड़ा हादसा होने वाला था, वो रुक गया. इसीलिए उसका कौतुक करने लगे अ, वो निरंजन का. परंतु त्यावेळी निरंजन मात्र दूर एका झाडाखाली बसला होता. तो निराश झाला होता. त्याचा नागरिकशास्त्राचा पेपर चुकला होता. तो नापास होणार होता. त्याला गुरुजीकडून मिळणाऱ्या सगळ्या सवलती रद्द होणार होत्या. लेकिन निरंजन बहुत दुखी था क्योंकि वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और वो निराश होकर बैठा था कि अभी मेरा नागरिक शास्त्र का पेपर छूट गया, अभी मैं फेल होने वाला हूँ और मुझे गुरुजी से मिलने वाला सब जो प्रोविज़न है वो खत्म होगा, रद्द होगा. निरंजनच्या जवळ येऊन वार्ताहराने त्याचं नाव विचारलं. वार्ताहर मीन्स बातमीदार, न्यूज़ रिपोर्टर. और उसके नाम पूछे. न्यूज़ रिपोर्टर ने उसके पास आ गए और निरंजन के पास आ गए और उनका नाम पूछा. फोटोही काढला. निरंजन उदास मनाने घरी परतला. ये सारी चीज़ हो गया लेकिन निरंजन बिल्कुल भी वो खुश नहीं था, वो निराश हुआ था क्योंकि अभी सारी चीज़ वो खोने वाला था. दुसऱ्या दिवशीच वर्तमानपत्रात निरंजनची स्तुती फोटोसकट छापून आली होती. दूसरे दिन ही न्यूज़पेपर में निरंजन के सब जो स्तुति है वो फोटो के साथ में छपकर आया था. भीषण अपघात, भीषण मीन्स भयंकर, टेरिबल, हॉरिफाइंग. अपघात टाळल्याचं श्रेय त्यालाच देण्यात आलं होतं. त्या दिवशी मावशीच्या घराकडे मोठमोठी माणसं आली. खुद्द जिल्हाधिकारी आले. खुद्द यानी की स्वतः इन पर्सन, पर्सनली. शाळेचे मुख्याध्यापक आणि बरसावळे गुरुजी आले. दूसरा दिन वो जो अखबार में ये सारे खबर छपकर आए और निरंजन के बारे में बहुत स्तुति सब उसमें अखबार में किया था और वहाँ पर मेंशन भी किया था कि बड़ा अपघात दुर्घटना जो होने वाला था वो निरंजन के वजह से टल गया और इसके वजह से बड़े-बड़े जो जिल्हाधिकारी हैं, स्कूल के मुख्याध्यापक हैं, बरसावले गुरुजी हैं, सब उनके घर पे आ गए थे. निरंजनने धावत पुढे होऊन गुरुजींचे पाय धरले.
रडत-रडत तो म्हणाला, "गुरुजी, मी नापास होणार. माझा कालचा नागरिक शास्त्राचा पेपर बुडाला." वो जब निरंजन भड़सावले गुरुजी को देखते हैं, वो उनको रहा नहीं जाता और वो वहाँ पर भागते-भागते, रोते-रोते वो गुरुजी के पैर पकड़ते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी फ़ेल होने वाला हूँ और मेरा नागरिक शास्त्र का पेपर भी मैं नहीं दे पाया. "नाही रे बाळा, तू उत्तम नागरिक आहेस. शेकडो माणसांचा जीव वाचवलास आणि नागरिक शास्त्राच्या खऱ्या-खुऱ्या परीक्षेत पास झालास. तुझं वर्ष कसं वाया जाईल? हे बघ, शाळेचे सगळे अधिकारी आलेत. खास बाब, खास बाब मीन्स विशेष गोष्ट, स्पेशल केस म्हणून तुझी नागरिकशास्त्राची परीक्षा उद्या घेतली जाणार आहे. तो ये जो भरसावले गुरुजी है उसको बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तू एक अच्छा उत्तम नागरिक है क्योंकि तूने तूने क्या किया है सैकड़ों लोगों का जान बचाया है और नागरिक शास्त्र का जो एक्चुअल जो नीति है, मूल्य है उसमें तू पास हो गया है और तुम्हारा साल बर्बाद नहीं होगा। हे बघ शाळेचे सगळे अधिकारी आलेत यानी कि बड़े-बड़े अधिकारी स्कूल के आ गए हैं और तुम्हारा जो नागरिक शास्त्र की परीक्षा है वो फिर से दूसरे दिन तुम्हारा लेने वाले हैं. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तुला सरकारी वसतिगृहात प्रवेश द्यायचा ठरवले. यानी कि उसको सरकारी यानी कि गवर्नमेंट वसतिगृह हॉस्टेल देने वाले हैं उसमें एडमिशन देने वाले हैं रहने के लिए. वर वह्या पुस्तकांच्या खर्चासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. यानी कि जो तेरा स्कूल का जो भी पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है, उसका जो खर्चा है, उसका स्कॉलरशिप भी मिलने वाला है. आता नको हं तुला वार लावून जेवायला. असं म्हणून गुरुजींनी निरंजनला हृदयाशी धरलं. तेव्हा साऱ्यांचेच डोळे पाणावले. मीन्स उन्होंने क्या कहा कि अभी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी खाने के लिए भी तुमको वार लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के निरंजन को मिट्टी में लेते हैं और सबके आँखों से आँसू आती है। ओके, तो ये था अपना खरा नागरिक यानी कि निरंजन ने किस तरह प्रसंग को पहले इम्पोर्टेंस ही दिया। उन्होंने एग्ज़ाम को पहले इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों की जान गँवाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रसंग को पहला इम्पोर्टेंस ही देके उन्होंने पहले लोगों को बचाने की कोशिश की. अभी हम देखते हैं, आता आपण पाहूया बोर्ड पेपरनुसार कशाप्रकारे तुमचा पॅराग्राफ असणार आहे आणि त्यावर कशाप्रकारे प्रश्न असणार आणि त्याचे उत्तर कसे द्यायचे ते आपण पाहू. विभाग 1 जो फर्स्ट क्वेश्चन है त्याच्यामध्ये पठित उतारा यानी कि सीन पैसेज 2 आएंगे 7-7 मार्क्स के और अनसीन पैसेज अपठित उतारा 4 मार्काचे आणि एकूण किती मार्काचे प्रश्न असणार 18 मार्काचे पेपर असणार आहे. आणि आ ह्या दोन्ही जो पॅराग्राफ आहे, सीन पॅसेज आहे, त्याच्यामध्ये 7 गुणांसाठी कृतिनिहाय गुण विभागणी. तो किस तरह रहेगा क्वेश्चन आकलन कृति अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी 2 मार्क्स. आकलन कृति सेकंड क्वेश्चन है उसको भी 2 मार्क्स. स्वमत यानी कि अपना व्यू लिखना है दैट इज फॉर 3 मार्क्स. देन थर्ड विभाग 1 मधला तिसरा जो प्रश्न आहे, ई प्रश्न आहे, जो अनसीन पॅसेज आहे, त्यामध्ये 4 प्रश्नांचा प्रश्न विचारला जातील 4 गुणांसाठी. आकलन कृती, अंडरस्टँडिंग ॲक्टिव्हिटी 2 गुणांसाठी. दोन्ही प्रश्न जे आहे ते 2-2 मार्कासाठी असणार आहे. अशा प्रकारे 7 + 7 + 4 18 मार्क्ससाठी हा प्रश्न विचारला जातील. अशा प्रकारे तुमचा बोर्डाचा पेपर असणार. विभाग 1 गद्य विभाग. त्याच्यामध्ये उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा. तो कोणते लिहा. यहाँ पर मैंने जस्ट एग्जांपल दिखाया है. पहला क्वेश्चन को 2 मार्क्स दिए हैं. देन ये जो पैराग्राफ है देन सेकंड प्रश्न है वो 2 मार्क्स के लिए है. देन थर्ड जो स्वमत है उसके लिए 3 मार्क्स के हैं. 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे. अभी हम देखेंगे उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. भडसावळे गुरुजींच्या मते सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते कारण
ये प्रश्न है, इसका फर्स्ट आंसर मैंने दिया है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट आंसर देखो, मैं ऐसा एग्जाम्पल मैंने बताया, आन्सर है, सकाळच्या टवटवीत व प्रसन्न वातावरणात अभ्यास छान होतो. ओके. देन शरीराला पुरेशी विश्रांती मिळाल्यामुळे ते ताजेतवाने बनलेले असते. देन प्रसन्न वातावरणामुळे मन अभ्यास चटकन लागते. फोर्थ, हवेत सुखद गारवा असतो. वहाँ पर पैराग्राफ में आन्सर देखना आहे. पॅराग्राफमध्ये आन्सर बघायचा आहे. पॅराग्राफ नीट वाचून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपण ठरवायचं आहे, की कोणतं उत्तर तिथे लिहायचं आहे. ओके. तो भडसावळे गुरुजींच्या मते सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते. यानी कि प्रश्न क्या पूछा है कि भडसावळे गुरुजी के हिसाब से मॉर्निंग की जो टाइम है, वक़्त है, वो पढ़ाई के लिए अच्छा होता है, योग्य रहता है। तो कारण बताना है, तो कारण वहाँ पर पैराग्राफ में ढूँढ के लिखना है। तो यहाँ पर 4 कॉलम था, 4 बॉक्स है, तो 4 बॉक्स में आंसर करना है। अगर 2 बॉक्स देंगे, तो 2 बॉक्स में तुमको आंसर करना है। तो उत्तर कसे द्यायचे आधी तुम्हाला मी उत्तर येस? मी से बोर्ड का पेपर लेना ये क्या? जो आपने पेपर दिखाया था पेपर हाँ, एंड हाँ, टू लास्ट बोर्ड के 2020 का पेपर था वो। मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए बताया था, लेकिन ये अभी जो मैंने लेसन पढ़ा है, उसमें से क्वेश्चन पूछा है मैंने। मैंने अब उसका पेपर लेना हम लोग का मीन्स हाँ, वो बोर्ड का पेपर था। हम लोग का क्या हम लोग का पेपर लेना मीन्स हम लोग का ना हाँ, हाँ, तुम लोग के लिए आएँगे, वैसा पेपर पैटर्न होगा। ओके? तो इस तरह का तुमको डायग्राम बनाना है। पहिले डायग्राम मत बनाओ, पहिले आन्सर लिखो. पहिले तुम्ही उत्तर लिहायचं आहे, त्यानंतर तुम्ही पेनाने बॉक्स बनवायचे आहे. ओके? तो आधी तुम्ही बॉक्स बनवलं आणि उत्तर त्या बॉक्सच्या बाहेर गेलं, तर ते योग्य नाही दिसणार, चांगलं वाटणार नाही. प्रेझेंटेशन चांगलं असलं पाहिजे. म्हणून आधी आन्सर लिहा, पॉइंट लिहा 1, 2, 3, 4 आणि त्यानंतर पेनाने बॉक्स बनवा. ओके? हा प्रश्न 2 मार्कासाठी आहे. त्यानंतर दुसरा प्रश्न आपण पाहू, सत्य-असत्य विधाने ओळखा. अभी आपको आंसर करना है. रात्री 9 वाजता पहिली गाडी जाते. ये सत्य है या असत्य है? येस लक्ष्मी? आन्सर लक्ष्मी? सत्य है या असत्य है, पहचानना है, लिखना है. रात्री 9 वाजता पहिली गाडी जाते. आन्सर. एनी ऑफ यू? लक्ष्मी? अनम्यूट करो और आंसर बताओ. येस? असत्य असत्य. व्हेरी गुड. सेकंड वन, अपघात निरंजनच्या चाणक्यपणामुळे टळला. सत्य। सत्य. वेरी गुड. यानी कि तुम लोग को ये पार्ट समझ में आया. ओके, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं. देन थर्ड प्रश्न है स्वमत अभिव्यक्ती है. यहाँ पर हम देखेंगे निरंजन खरा नागरिक हे विधान तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा. तो इस तरह तुमको आंसर लिखना है. स्क्रीनशॉट ले लो. और एक मैंने प्रश्न यहाँ पर डाला है एग्जाम के लिए. तुम्हाला निरंजनशी मैत्री करायला आवडण्याची व न आवडण्याचे कारणे स्पष्ट करा. यानी कि निरंजन के साथ में फ्रेंडशिप करने के लिए तुमको पसंद है या नहीं पसंद है, इसके तुमको कारण बताना है. तो इस तरह का आंसर मैंने यहाँ पर दिखाया है. तुम लोग अपना ओन आंसर लिख सकते हो क्योंकि ये स्वमत है.
स्वमत मीन्स क्या है? अपने ओन शब्दों से अपना जो मन में आता है कि किस तरह होगा, तो अपने ओन आंसर लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके? तो जब आंसर लिखते हो उस समय में शॉर्ट सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस बना के लिखना है। 3-4 वाक्य में लिखोगे तो वहाँ पर चलेगा। ओके? अभी हम जस्ट कृती देखेंगे. या पाठामध्ये आलेले मुलाचे नाव काय आहे? हां. Supreme, येस मॅम. already it's time up. Can we wind up? ओके मॅम. आपण उद्या घेऊ. ओके. थँक यू. Thank you. Thank you, students. Stay continued for the next lecture. Lakshmi, you're raising hand. Stay continued for the next lecture, maths lecture. Be ready with the textbooks and notebooks.